हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर क्लास 12th की अकाउंटेंसी लेके हाजिर हैं, जिसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन, साझेदारी एक सामान्य परिचय। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि साझेदारी का क्या अर्थ होता है, क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकार है, और अगर साझेदारी संलेख का होना या न होना तो क्या परिस्थितियां लागू होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं अभी साझेदारी का अर्थ। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी वैध कारोबार को शुरू करते हैं और उसका उद्देश्य अगर लाभ कमाना होता है तो वो साझेदारी होती है। साझेदारी का जो पंजीयन होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत होता है, और इसका जो प्रभाव हुआ, ये जो लागू हुआ 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। ठीक है, ये तो थी साझेदारी का अर्थ। अब बात करते हैं अपन इसकी विशेषताओं। तो ये कहा गया है कि साझेदारी को करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी की जो मैक्सिमम नंबर होते हैं उनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। तो इसका उल्लेख जो है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में किया गया है, जिसमें मैक्सिमम 50 या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 100 हो सकते हैं। उसके बाद अनुबंध का होना, यानी जो व्यक्ति साझेदारी कर रहे हैं उनके बीच आपसी सहमति का होना जरूरी है। नंबर 3, लाभों का बंटवारा। जब व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय में आएंगे जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, और जैसे ही उनका वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा तो वर्ष के अंत में जो भी लाभ हानि होंगे उनका आपस में बंटवारा किया जाएगा। ये पहले से तय किया जाएगा। उसके बाद असीमित दायित्व। ये माना गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिन्होंने साझेदारी स्टार्ट की है, अगर उनको साझेदारी के तहत अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उनके जो दायित्व होते हैं वो सीमित नहीं होते, असीमित होते हैं। सीमित का मतलब होता है उनका जितना पैसा लगाया गया है वहां तक ही उनका दायित्व है, उतने ही पैसे चुकाने हैं। लेकिन असामितों की दशा में, असीमित दायित्व की दशा में उनकी निजी संपत्तियां भी व्यापार की हानियों को पूर्ति करने के लिए दायी होगी। कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है, यानी अगर साझेदारी में कम से कम 2 जनों का होना जरूरी होता है, लेकिन अगर 2 जने नहीं रहेंगे, 1 जना रहेगा, 2 में से 1 चला गया, डेथ हो गई, तो साझेदारी का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी साझेदार चले जाने के बाद साझेदारी नहीं बचेगी, यानी साझेदारों का होना बहुत जरूरी है। तो ये तो थी साझेदारी की विशेषता। एक और बात करते हैं विशेषताओं के अंतर्गत। साझेदारी के अंतर्गत जो व्यक्ति साझेदारी करते हैं उन व्यक्तियों को साझेदार कहा जाता है, और उन व्यक्तियों का जो समूह होता है जिसमें वो व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय के समूह को नाम को फर्म कहा जाता है। ये तो थी अपन की अर्थ और विशेषताओं की बात। आगे अपन बात करते हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से देख लेते हैं। दायित्व के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, समय के आधार पर और वैधता के आधार पर। अब अगर मैं बात करूं दायित्व के आधार पर, तो दायित्व के आधार पर भी साझेदारी को 2 भागों में बांटा गया है। सीमित दायित्व के आधार पर साझेदारी और असीमित दायित्व के आधार पर साझेदारी। सीमित दायित्व के आधार पर जो साझेदारी होती है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत नहीं है। सीमित दायित्व साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 2008 के तहत, जिसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, अर्थात उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक्ट के तहत होता है, इसलिए इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, एक कर्तव्य व्यक्ति की तरह होता है, जिसका मतलब पृथक अस्तित्व होता है। जबकि नॉर्मल अगर मैं साझेदारी की बात करूंगा जिसमें असीमित दायित्व साझेदारी होती है, जिसमें कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है, यानी सीमित दायित्व के आधार पर साझेदारी में साझेदारों का दायित्व उनकी लगाई गई पूंजी के बराबर ही होता है, अर्थात उसकी निजी संपत्तियां उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। दूसरा,
असीमित दायित्व साझेदारी, जिसके अंतर्गत जो में अभी हमने पढ़ी कि उसकी निजी संपत्तियां भी उनकी दायित्वों को पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी। उद्देश्य के आधार पर साझेदारी भी दो प्रकार की होती है, विशेष उद्देश्य साझेदारी और ऐच्छिक उद्देश्य के आधार पर साझेदारी। विशेष उद्देश्य साझेदारी का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति जो साझेदार मिलकर जिन्होंने साझेदारी कारोबार प्रारंभ किया है, अगर उनका जो जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने साझेदारी कारोबार प्रारंभ किया है अगर उनका पूरा हो जाता है तो उस समय ही साझेदारी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी साझेदारी का समापन हो जाएगा। लेकिन ऐच्छिक उद्देश्य के साझेदार साझेदारी है तो एक नियत समय की अवधि के बाद भी अगर साझेदार चाहें कि हमें इसको कंटिन्यू रखना है, सतत रखना है, जारी रखना है, तो वो जारी रख सकते हैं। यदि उद्देश्य पूरा होने के बाद भी साझेदारी को जारी रख सकते हैं। समय के आधार पर साझेदारी, समय के आधार पर भी साझेदारी को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निश्चित समय के आधार पर साझेदारी और नंबर 2 अनिश्चित समय के आधार पर साझेदारी। निश्चित समय साझेदारी का मतलब होता है जब साझेदार किसी कारोबार को प्रारंभ करते हैं उस समय पहले से अवधि एक निश्चित कर ली जाती है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो जैसे ही वो अवधि पूरी हो जाएगी साझेदारी का समापन माना जाएगा। और अनिश्चित समय के आधार पर साझेदारी का मतलब कभी भी साझेदारी समाप्त हो सकती है, पहले से कोई अवधि फिक्स नहीं होती। और सबसे लास्ट में बात करते हैं वैधता के आधार पर साझेदारी। तो वैधता के आधार पर भी साझेदारी को दो भागों में बांटा गया है, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी का मतलब भारत के अंदर जो भारत का जो कानून है, इस कानून के तहत अगर किसी भी प्रकार का साझेदार द्वारा व्यवसाय किया जाता है तो साझेदार वैध माना जाता है। लेकिन अगर आप भारत के कानून को नहीं मानते हुए अगर इस ऐसा कोई कारोबार करते हो जिसे भारत का कानून उसको मान्यता नहीं देता है तो ऐसी साझेदारी को अवैध साझेदारी कहा गया है। राइट दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा साझेदारी का अर्थ, विशेषताएं और प्रकार। राइट, अब हमें पता है कि ये जो साझेदारी होता है जिसमें व्यक्ति लोग होते हैं, व्यवसाय लोग होते हैं, लाभ हानि होती रहती है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा वगड़ा ना हो, वो सारी बातें लिखी हुई होनी चाहिए। तो एक ऐसा प्रलेख जिसमें साझेदारी की समस्त शर्तों का उल्लेख होता है तो उस प्रपत्र को साझेदारी संलेख कहा जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रपत्र जिसमें साझेदारी की समस्त शर्तों का उल्लेख होता है उसे पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख कहा जाता है। ये संलेख मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है, लिखित और मौखिक। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लिखित साझेदारी संलेख को ही साझेदारी संलेख माना जाता है, क्योंकि अगर साझेदारी संलेख लिखित नहीं होगा, मौखिक होगा, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं रहेगा, तो मौखिक साझेदारी संलेख न होने के बराबर होता है। इसलिए साझेदारी संलेख का लिखित होना ही अच्छा माना गया है। ठीक है, और उस लिखित साझेदारी संलेख का होने का मतलब होता है अगर भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो उसका आसानी से निपटारा किया जा सकता है। तो एक ऐसा अब देखते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें होती है। तो वही बातें होती है जो आने वाले टाइम में जो विवाद उत्पन्न कर सकती है, उन सारी बातों का उल्लेख हम साझेदारी संलेख में कर रहे हैं। तो आइए अपन मुख्य मुख्य बातों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो साझेदारी संलेख के अंतर्गत जो पहली बात होती है वो होता है फर्म का नाम, पता। नंबर 2 साझेदारों के नाम और पता, ताकि हर साझेदार, हर व्यक्ति को ये अनजान नहीं रहे कि यार हम कारोबार कहाँ करेंगे, मेरे साथ कौन कौन से व्यक्ति होंगे। नंबर 3 उसके बाद साझेदार कितनी पूंजी लेके आएगा, क्योंकि व्यवसाय की जो धुरी होती है वो पूंजी होती है। उसके बाद नंबर 4 साझेदारों की पूंजी पर ब्याज के क्या प्रावधान, ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उस ब्याज की दर कितनी रहेगी। नंबर 5 कोई साझेदार व्यक्तिगत रूप से कितने रुपए निजी प्रयोग हेतु निकाल सकता है, और अगर वो निजी प्रयोग हेतु राशि निकालेगा तो एक और प्रावधान रहेगा, आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। ठीक है, उसके बाद साझेदार कुछ काम करेंगे, कुछ साझेदार कोई काम नहीं करता है। तो अगर कोई काम करता है तो साझेदारों का वेतन, बोनस और कमीशन के संबंध में क्या राय होगी, क्या प्रावधान होगी। उसके बाद
अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण पर उसको कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात होती है उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। बाकी सारी बातें अपन जैसे जैसे चैप्टर आएगा, फर्म का पुनर्गठन होगा, वो सारी बातें उनके तहत पढ़ लेंगे। तो ये तो थी साझेदारी संलेख की बातें। यानी साझेदारी संलेख में जो लिखा हुआ रहेगा, भविष्य में जैसे ही हमारे या कभी भी कोई विवाद हो जाए या साल के अंत में जब खाते बंद करेंगे तो उनके तहत ही उनको वेतन, बोनस, कमीशन, ब्याज की गणना, लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। ऐसा हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि साझेदारों को आपस में बहुत ही ज्यादा विश्वास है। वो कहते हैं कि हमें तो साझेदारी संलेख की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका पैसा कम है किसका ज्यादा है, कौन काम करता है कौन काम नहीं करता है। तो ऐसी दशा में अगर वो साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ कर लेते हैं तो उस समय साझेदारी संलेख का अभाव होगा, क्योंकि वो नहीं बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब भारतीय साझेदारी संलेख का अभाव रहेगा तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान यहाँ पर लागू होंगे, जिन मुख्य रूप से अपन को 5 बातें ध्यान में रखनी है कि अगर उन्होंने ऐसे प्रारंभ कर लिया, पूंजी लगा ली, तो उनको पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो पूंजी पर ब्याज देने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, यानी किसी साझेदार को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी कोई दर ब्याज की नहीं होगी। नंबर 2, कोई साझेदार कितना भी काम करता है, कितना भी माल बेचता है, 24/7 अगर काम करता है तो भी उनको न तो वेतन दिया जाएगा, न बोनस दिया जाएगा, न कमीशन दिया जाएगा। यानी कोई साझेदार वेतन की मांग नहीं कर सकता, बोनस की मांग नहीं कर सकता, कमीशन की मांग नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो उनको किसी प्रकार का वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। नंबर 3 बात, अगर किसी साझेदार ने फर्म से आहरण किया है तो उस आहरण पर फर्म द्वारा किसी प्रकार का ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा, ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा, चाहे फर्म द्वारा वसूल करने की दर दे रखी हो। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि भारतीय साझेदारी संलेख लागू नहीं है और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का प्रावधान है कि अगर कोई साझेदारों ने आहरण किया है तो उस आहरण पर किसी प्रकार का ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। नंबर 4, अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस ऋण पर फर्म द्वारा उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। और नंबर लास्ट बात, जो साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं साझेदार, उनके बीच लाभ हानियों का जो बंटवारा है वो समान अनुपात में किया जाएगा। चाहे कोई साझेदार किसी अनुपात की मांग करे, कोई समय के अनुपात की मांग करे, कोई पूंजी के अनुपात की मांग करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो प्रावधान लागू होंगे तब लाभ हानि को सदैव बराबर बांटा जाएगा। थैंक यू दोस्तों। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और आज से जो हमने क्लासेस शुरू की है वो निरंतर हम जारी रखेंगे और आपका 12th का संपूर्ण कोर्स में इसी YouTube चैनल के माध्यम से करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, जरूर करेंगे ऐसा मुझे विश्वास। थैंक यू।